बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरीके से आपके साथ वो प्रोग्राम जहां आपसे हम कुछ छुपाते नहीं, खुल्लम खुल्ला बात करते हैं, वो बताते हैं जो आपको कोई और कहीं बताता नहीं। इसलिए आप ये प्रोग्राम देखते हैं और इसे पसंद करते हैं व्यूअर्स। अब आज हम बात करने जा रहे हैं, ये आपने मुंबई की खबर देखी होगी। मुंबई के एक अखबार ने खबर छापी कि मुंबई नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से रविंद्र वाइकर साहब एक शिवसेना से जीते हैं, एकनाथ शिंदे वाली 48 वोट से, ओनली 48 वोट से वो जीते थे। अखबार ने खबर ये की कि ये दरअसल उस काउंटिंग रूम में मौजूद थे और वहाँ इनके पास एक फ़ोन था जो अलाउड नहीं है किसी को फ़ोन रखना, और उनके पास वो फ़ोन था जिसमें ईवीएम को खोलने का ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड। साहब विचित्र बात थी, पहली बार हमने भी सुना कि ओटीपी खोलने के लिए, ईवीएम खोलने के लिए ओटीपी आता है। अरे साहब खबर आई और उसके बाद तो एक के बाद एक राहुल गांधी, अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी के सारे प्रवक्ता सब जुट गए। फिर लोकतंत्र खतरे में आ गया, फिर डेमोक्रेसी जो है भारत की खतरे में आ गई, फिर चुनाव आयोग जो है बिक गया, फिर जो है तमाम तरीके की बातें शुरू हो गई। अभी चुनाव के नतीजों के बाद जिस पर सब इतना नाच गा रहे हैं, खासकर विपक्ष और कांग्रेस पार्टी, खैर बाद में पता चला खबर फर्जी थी। अखबार ने छापी इतनी बड़ी खबर, उसका जो है क्लैरिफिकेशन दिया इतना सा, और उसमें क्या लिखा अखबार ने, द रिपोर्ट inadvertently erroneously mentioned that the accused person used his mobile phone to generate an OTP to unlock EVMs. The error is regretted. हमें खेद है कि हमने खबर छापी थी, खबर गलत है, बस इसके बाद से खामोशी चुप्पी। अच्छा, अब आप कह रहे हो यार क्यों ईवीएम को लेकर के फिर बैठ गए, ईवीएम पर कितना डिस्कशन करो। अरे ईवीएम पे डिस्कशन नहीं है, ईवीएम पे बात नहीं हम करेंगे, हमें बात करें कुछ प्रॉब्लम है, एक बेसिक प्रॉब्लम अब जो है साफ साफ दिखाई देने लगी है। ये बार बार कोई भी चुनाव का नतीजा, ऐसा नतीजा जिसमें नरेंद्र मोदी जीत जाएं, जिसमें बीजेपी बहुत कम मार्जिन से जीत जाए, चाहे अब जैसे 240 पे ही रुक गई जिस पर विपक्ष बहुत खुश है, लेकिन उसमें भी संदेह पैदा करना, कहीं कोई बेसिक प्रॉब्लम ये है कि ये इस आदमी की जीत कैसे हो रही है, और ये इसको संदेह के घेरे में रखो हर वक्त कि ये अपने दम पे नहीं जीत रहा है। नरेंद्र मोदी की बात मैं कर रहा हूं, मोदी अपने दम पर नहीं जीत रहा है। मोदी के पीछे जनता नहीं है जिताने वाली, जिताने वाला मोदी का तंत्र है जो हर जगह इन लोगों ने कैप्चर कर रखा है। तो मतलब कोई तो पार्टी है, कुछ तो लोग हैं जो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल से है और आगे 5 साल के लिए और बन गया। इस पर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान आज के शो में विजय त्रिवेदी साहब, आप सबके जाने माने परिचित देखे भाले, आप रोज उनको सुनते हैं अलग अलग विषयों पर, अलग अलग चैनल्स पर। आज इस शो में पहली बार आए। सर बहुत स्वागत आपका, बहुत अच्छा लगा आपको इस प्रोग्राम में देखकर। आप खासकर आपने शुक्रिया, मेरी तरह रंग बिरंगा एक रुमाल जो आपने लगा लिया। आपको फॉलो करना तो मुश्किल काम है, कोई लोग शाहरुख खान को ऐसे तो फॉलो नहीं कर सकता ना। लेकिन एक चीज याद मुझे आ रही है आपके शो पर, ये कॉफी देखकर और जो विशियसनेस, पॉलिटिकल विशियसनेस चल रही है ना माहौल में, तो बशीर बद्र साहब का एक शेर याद आ रहा है कि खुले से लॉन में सब लोग बैठें चाय पिएं, खुले से लॉन में सब लोग बैठें चाय पिएं, दुआ करो कि खुदा हमको आदमी कर दे। क्या बात है, वाह वाह, ये तो आदमी की जरूरत है आज की। बाकी तो वो खुला सा लॉन हो, हमने तो लेकिन खुले से लॉन में राहुल गांधी, मोदी जी सब लोग बैठे हुए चाय पी रहे हैं, जैसे वो मोदी जी ने ओबामा को चाय पिलाई थी एक कप से खुद डाल के, ऐसे वो राहुल गांधी जी के लिए भी चाय बना एलओपी बन गए अगर राहुल गांधी, तो शायद ऐसी मीटिंग्स हमने चर्चा की थी ना, बन जाना चाहिए इसीलिए, तो इसलिए मोदी जी और साथ साथ बैठेंगे, इसीलिए बन जाना चाहिए। अरे मैंने भी ऐसी जैसे सर शेर लिख के लाया, आजकल मैं कोशिश करता हूँ कि एक शेर तो जो है वो मारा जाए ना सर, तो अब किसी नोन शायर का तो मिला नहीं। ऐसे मत बोलिए, नहीं तो अब शेरों का शिकार प्रतिबंधित। तो ये 2 सस्ती सी लाइनें मैंने खुद ही लिख डाली थी। ये यूं ना हर किसी को शक की निगाह से देखा करो, क्या बात है, यूं ना हर किसी को शक की निगाह से देखो, यूं ना हर किसी को शक की निगाह से देखो, दोस्त भी मिल जाएंगे, जरा आजमा के देखो। क्या बात, वाह क्या बात, तो क्या सस्ती बात सी नहीं है, तो महंगी लग रही है। महंगी लाइन है। आजमाओ तो सही। नहीं, ये तो अनुभवजन्य लाइन है, अनुभवजन्य लाइन है। हर चीज पे शक। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, शांतनु गुप्ता जी, हमारे रोज के मेहमान। सर क्या है मामला, ईवीएम का नहीं है। अब मैं जो इससे आगे की बात करनी है, ऑब्वियस से आगे की बात करनी है। प्रॉब्लम ईवीएम में नहीं है, प्रॉब्लम आदमियों में है, जैसा आपने कहा कि काश हम आदमी हो जाएं। प्रॉब्लम यह है इस वक्त ऑपोजिशन की कि नरेंद्र मोदी क्यों बैठा है वहां पे, कैसे बैठा है, और जनता के मन में यह शक डाले रखो कि ये इसको जनता ने नहीं बैठाया, इसको तुमने नहीं बैठाया, तुम तो इसको हटाना चाहते हो, ये अपना तिगड़े मिडियम लगा के वहां किसी तरह जमा हुआ है। लगता है आपको ऐसा?
कुछ बात ऐसी है, वही वाली बात होगी कि उसे किसी की मोहब्बत का इतबार नहीं, उसे जमाने ने शायद बहुत सताया होगा। सताया तो बहुत है। तो इसलिए उनको अब किसी भी चीज़ पे एतबार नहीं है। मसला ईवीएम का नहीं है, मसला पूरे चुनाव प्रणाली का है, फिर इलेक्शन कमीशन का है, फिर बहुत सारी चीज़ों का, हर चीज़ पर सवाल खड़े हुए हैं ना। अब ये दुविधा तो है ही कि प्रधानमंत्री बन गए, फिर से तीसरी बार बन गए। कहा, कोशिश की गई थी कि भाई बहुमत नहीं मिलेगा तो नहीं बनेंगे, 240 के बाद भी बन गए क्योंकि एनडीए को बहुमत मिल गया, 293 हो गए। और तमाम कोशिशों के बाद जो मेहनत की उन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई बेईमानी से, लेकिन वो सत्ता तक नहीं पहुंच गए। तो वो एक परेशानी है, वो एक तकलीफ है। लग रहा था कि इस बार इस बार तो नहीं जाने देंगे, इस बार तो मोदी नहीं जाएगा, इस बार तो नहीं जाएगा। तो वो एक तकलीफ है कि भाई कैसे ये सब चलेगा, कैसे तमाम कोशिशें होंगी, तमाम तरीके के आरोप भी लगे, प्रत्यारोप भी इस बार लगे। आपको लग रहा है आपकी विपक्ष मान के बैठा था ना कि इस बार मोदी नहीं आ रहे? हाँ, यही कह रहा हूं ना कि उनको ये लग रहा था कि इस बार नहीं आएगा। ये जो इस बार है ना, उससे थोड़ी सी तकलीफ हो रही है कि भाई फिर तमाम कोशिशों के बाद भी सब लोग मिल भी गए। इंडिया गठबंधन ने भी अपनी तमाम कोशिशें की, नीतीश जी को छोड़ दे तो बाकी, और चुनाव के आखिरी दौर तक आते आते सब लोग ठीक ठाक से मिल भी गए थे, जिसका नतीजा आपने उत्तर प्रदेश में देखा कि समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिल गई, कांग्रेस को भी मिल गई। अरे खुश होना चाहिए विपक्ष, आपका अलायंस चल गया। और ये मैं कह रहा हूँ, यूपी में तो काम किया, महाराष्ट्र में तो काम किया। इसको देखें तो विपक्ष का जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेहतर है। उनको इसमें खुश रहना चाहिए कि ठीक है, हमेशा तो ये नहीं हो सकता ना कि एक ही बार में सब कुछ बाजी बदल जाएगी। तो लेकिन अब वो इस बार जो शब्द है ना, मतलब अब हो गया, नतीजे आ गए, सब हो गया। बीजेपी को तो आपने डाउन कर दिया, आपके नंबर दुगने हो गए। मुझे कौन बताया, आप ही ने बताया ना कि दुगने कांग्रेस के दुगने हो गए, अखिलेश यादव के 7 गुना बढ़ गए। खुश रहो, अगली बार कोशिश करो कि जो करना चाहते हो, मोदी को हटाना चाहते हो, तुम्हारा अगली बार के लिए तैयारी करो। अब तो लेकिन मान लो ना भाई, हाँ वो प्रधानमंत्री हैं, मानना पड़ेगा। ऑप्शन क्या है? देखिए सौरभ जी, एक तो ये कि चूंकि अब बड़े शेर मार दिए आप लोगों ने, तो इतने मर गए, अब मैं नहीं मारूंगा। लेकिन ये कुछ वही है कि लोकतंत्र में कहा जाता है ना कि दूल्हा बनेगा कोई। तो माशुका के पीछे पड़े हुए हैं और माशुका ने उस चौराहे पे बात कर ली, उस चौराहे पे आइसक्रीम खिला दी, दोबारा और खाना साथ में खा लिया, 2 डेट और कर ली, उससे तो बात बनेगी नहीं। अंत में शादी करके ले गया, दरवाजे पे इनको लगा दिया इत्र छिड़कने के लिए। तो चाहे 52 रहे और चाहे 99 रहे, काम क्या है? इत्र छिड़कना है। इसको समझना पड़ेगा। और जैसे ईवीएम का कोई ओटीपी नहीं है, इसका भी कोई ओटीपी नहीं है। मोदी विरोध का कोई ओटीपी नहीं है। देखा अगर होता, मोदी विरोध का ओटीपी, अगर ये ओटीपी होता तो राहुल गांधी का वो ओटीपी 19 में काम कर गया होता। अगर ये ओटीपी होता तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के अभी के विधानसभा चुनाव में काम कर गया होता। अगर ये ओटीपी होता तो दिल्ली में कुछ तो काम करता दिखता। तो ओटीपी है नहीं। अब सोचिए, जो लोग ओटीपी वाले होते हैं क्या करते हैं? 5 मिनट का समय होता है, मोबाइल की भाषा में आप भी कुछ करते हैं, 5 मिनट में नहीं किया तो नहीं आया, तो ओटीपी एक्सपायर्ड। तो ओटीपी हो चुकी है एक्सपायर। ओके, 234 पर पहुंचकर ये अब वहां बैठ गए जहां थोड़ा शोर और मचा सकते हैं। पहले कौन सी संसद चलती थी? क्या ये कम थे तो कोई चलने देते थे? तो अब उनको साफ दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी फिर से अगले 5 वर्षों तक सत्ता में रहेगा। वो तो जाके इटली में जाके G7 भी हुआ है और कलेजे पे सांप लौटने लगे। अब समझिए ना, मेलोडी भी हो गया। तो कब तक इत्र छिड़केंगे? क्योंकि लोकतंत्र में जो रचनात्मक विपक्ष की भूमिका है वो 2014 से समाप्त हो चुकी है। बिना किसी संकोच के मैं ये देख रहा हूं, मैं ये मानता हूं, सत्ता पक्ष ने भी तय कर लिया है कि विपक्ष ठीक है रहे। और किरेन रिजिजू गए तो खरगे जी इतने बढ़िया से मिले, कितना सुंदर दृश्य लगा, फूल उल दिया, हंसते हुए दोनों लोग मिले। अब लेकिन जब सोनिया जी और राहुल जी के सामने जाएंगे तो क्यों हंस रहे थे भाई? हमारा कोई काम हो रहा है, हमें रिकॉग्निशन मिल रहा है। तो खरगे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते रिकॉग्निशन का चक्कर नहीं है। चक्कर ये है कि जो उनसे ऊपर बैठे हुए हैं, यही वाले, राहुल जी, ये असली मसला है। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, सेंस ऑफ ओनरशिप जो है कि देश की राजनीति में सेंस ऑफ ओनरशिप वो गांधी परिवार के पास है। हो गया ना, लेकिन कब नहीं, तक? नहीं। 14 में नहीं, आपको आप मान लिया। 19 में चलो आपने मेहनत की, आपको लग रहा था बाजी पलटेगी, नहीं पलटी। 10 साल हो गए, 15 साल हो जाएंगे उस आदमी को एज पीएम। आप ना मानिए। देखिए, अब तो वही हो गया ना कि अब तो सांस टूट गई।
अब तो आप देखिए ना, बयान देखिए आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो उम्मीद थी कि इस बार तो कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। और 4 तारीख को तो यूरेका यूरेका वो भी चिल्ला ही रहे थे ना, उनको तो लग रहा था कि अरे कमाल हो गया। 4 की रात तक जब नतीजे थोड़ा सा सेटल हुए तो पता चला गया ये तो हम वहीं खड़े हैं, भले ही हम 99 पे आ गए। और लोकतंत्र इसी तरह से चलता है। अब आपके पास 5 वर्ष हैं, गंभीरता से आइए, वन टाइम पासवर्ड खोजना बंद कीजिए। राजनीति लोकतंत्र में भरोसा जताने के लिए, जीतने के लिए आपको लगातार काम करना पड़ता है। ये वाला तमाशा बंद कीजिए, नहीं तो अब दूसरी बार जब होगा तो शायद फिर से स्लाइड शुरू हो जाए। अब देखिए ना, बयान देखिए आप, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंता है। अभी इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद वो ये लिख रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंता है और किसी को भी इसकी जो ईवीएम वाला हुआ मामला उसकी अनुमति नहीं है। संस्थाओं में जवाबदेही की कमी हो तो धोखाधड़ी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जवाबदेही का अभाव होता है तो लोकतंत्र दिखावा बन जाता है। सुप्रिया श्रीनेश जी का सुनिए, यह अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये जो दिखाई, जो ईवीएम वाला जो मामला हुआ, जो खबर गलत थी, अखबार ने भी ले ली, हटा ली, अखबार ने माफी मांगी। उन्होंने कहा ये अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड है। चुनाव आयोग नींद में सोया हुआ है। ये सबसे बड़ा इलेक्शन रिजल्ट स्कैम है। वो स्कैम बता रही है इसको। देखिए, भारत के इलेक्शन कमीशन ने पिछले 30 साल में जिस तरह से काम करा, उसे कोई विश्व लेवल का सच में अवार्ड मिलना चाहिए, इतने बड़े देश में इस तरह से इलेक्शन कराना। और ये बात जान के आपके दर्शकों को बड़ा आनंद आएगा, पहली बार पूरे रूप से जनरल इलेक्शन में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ तो 2004 में हुआ। 4 में हुआ। उसके पहले प्रयोग हुए, केरला में हुए, कुछ असेंबली सेक्शंस में हुए। पहली बार जनरल इलेक्शन में हुआ तो और 4 में कौन जीत के आया? मतलब उसकी 7 सीटें ज्यादा आई कांग्रेस की, लेकिन यूपीए ने सरकार बनाई 2009 में। और आपको मजे की बात होगी, भाजपा के कुछ लोग भी ईवीएम के अगेंस्ट में थे, वो प्रोसेस के अगेंस्ट में थे। हमने कई बार डिस्कशन किया, जीवन नरसिम्हा ने, जीवन नरसिम्हा, लेकिन उनका पॉइंट था, लेकिन उनका जेनरिक पॉइंट नहीं था। लेकिन पॉइंट उसमें मौका था आपके पास करेक्ट करने मैचअप कर सकते हैं। एक बस एक बात कहूंगा, मैं कह रहा हूं अगर उन्होंने विरोध भी किया, उनका विरोध बड़ा टेक्निकल था, मुझे बस विरोध बताने दीजिए। उनका विरोध था कि हम इसे किसी तरह से मैचअप वेरीफाई कर सकते हैं, कि हम इसमें पेपर ट्रेल लगा सकते हैं क्या, जो अब हो रहा है। और 2011 में उन्होंने केस करा, 2013 में उसमें वीवीपैट भी आ गई, 2014 का पहला इलेक्शन इसमें वीवीपैट हुई और वहां से मोदी जीतने शुरू हो गए। उस 2014 से पहले किसी चुनाव में बीजेपी या किसी और पार्टी ने चुनाव के नतीजों पर संदेह नहीं किया। उन्होंने कहा कि शायद इसमें दिक्कत, शक नहीं कभी किया। नहीं, जो अब हो रहा है, मुझे लगता है ये थोड़ा सा गिनाइए। आप तो कह ही रहे थे, आप गिनाइए अयोध्या, आप गिनाइए अमेठी, आप गिनाइए नरेंद्र मोदी का 1.5 लाख के अंतर से जीतना, आप गिनाइए प्रयागराज में इलाहाबाद की सीट जहां 40 साल बाद जीत गई कांग्रेस पार्टी। और क्या अगर यही सब करना होता तो इन जगहों पर कम से कम जो राम के नाम से जितने स्थान है वहां भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत लेती। मैं कह रहा हूं चलिए, और सब तो ठीक अयोध्या है। और वाराणसी तो 2 महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूंसी है। अयोध्या हारना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक है, और वाराणसी में मार्जिन कम होना ये बड़ा सेटबैक है। इसको तो ईवीएम सेट कर ही सकते, मुझे ऐसा लगता है, अगर कर पाते थे। मुझे ऐसा लगता है, देखिए क्या हुआ, 4 जून को ऐसा खुशी मनाई कि ये लोग जीत गए। 5 जून तक भी रही, 6 जून तक भी। जब शपथ ले लूंगा, अरे तो गया, हम खुश क्यों हो रहे थे? अब फिर उस प्रोसेस पे वापस आ जाएंगे। और आपको दिखेगा, रागिनी जी आपके चैनल पे देखेंगे और कुछ बाइट को फिर टेढ़ा मेढ़ा करके करेंगे तो ये झूठ की जो दुकान को लगा थोड़ी सी बिकी है, अब ये मोहब्बत की दुकान झूठ की दुकान में बदलेगी। और आपको ये झूठ, मैं कह रहा हूं, हर हफ्ते हर महीने एक बड़ा झूठ टीवी में आएगा जिसका कोई एक्सप्लेनेशन देगा। और उनको लगता है कि इससे हमारी राजनीति बिक रही है। एक चीज मैं बोल दूं, एक चीज मैंने देखी चुनावों के नतीजों के बाद अक्सर, मतलब अभी नहीं, पहले जब से मैं देख रहा हूं, 1989 से मैं खुद कवर कर रहा हूं, कि जो भी पार्टी हार रही है तो वो ये एक लाइन हमेशा कहते थे औपचारिक तौर पे कि हम जनादेश का सम्मान करते हैं और अपनी हार को लेकर आत्ममंथन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे। ये स्टैंडर्ड लाइन है, अब नहीं बोलता कोई। अब ये आप पर डालना, आप पर डालना, आप पर डालना, अब ये होने लगा है। पहले ये नहीं होता था, क्योंकि चुनाव तो हारे जाते हैं, चुनाव जीते जाते हैं, सरकारें बदल रही हैं। 1989 से भी मैं देख रहा हूं कि तब से आज तक सरकारें बदलती रही है ना। इसलिए कहा ना, जहां से हमने मेरी आज की चर्चा शुरू की, कि प्रॉब्लम ईवीएम वीवीएम का मुद्दा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपको अंदर से मानना ही नहीं है कि आदमी फेयर इलेक्शन जीत गया। डिस्क्रेडिट करो किसी तरह से, किसी भी तरीके से डिस्क्रेडिट करो, बात वो है। और वो क्यों है भाई, कितना वक्त आपको लगेगा मानने में? भाई आप 29 का चुनाव लड़ना, जीत जाना, आप करो, मैंने जीत जाऊं 29 का चुनाव। स्टेट इलेक्शन आ रहे हैं, वो वाला गाना है कि तुम अगर हमको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल हो। मुश्किल, वही बात है सर, सही पकड़े। नहीं, उम्र भी तो होती है कोई चीज ना। लड़के की शादी नहीं हो रही है, सबकी होती जा रही है।
मतलब ये सीधे शादी से जुड़ा नहीं है, वो भी नहीं हो रही है, चुनाव जीतने वो भी जैसा नहीं है। हो रही है। तो अब कितनी उम्र तक कहे कि हो जाएगी 5 साल बाद, कहे भैया तो उम्र कहाँ रहे। देखिए आपको अपने कार्यकर्ताओं ये को भी कोई तो है। लॉलीपॉप देनी पड़ेगी ना, कार्यकर्ताओं को क्या लॉलीपॉप अब देंगे? इसी से बात याद आई कि हमेशा ये कहा जाता है कि शादी के लिए एक सही उम्र होती है। सही उम्र में बहुत रिश्ते आ रहे थे ना, सब रिश्ते आ रहे थे ना, सब कह रहे थे मुख्यमंत्री बन जाओ, अरे प्रधानमंत्री बन जाओ, केंद्र प्रधानमंत्री मंत्री बन बन जाओ, जाओ, तो प्रधानमंत्री उस समय सब रिश्ते आ रहे थे, तब आपको नहीं करनी थी शादी। तब आप बिल फाड़ रहे थे। नहीं, तब थोड़ा और, अब रिश्ते नहीं आ रहे हैं। तब थोड़ा और फ्रीडम को एंजॉय कर रहे थे। बंधन था ना, पद बंधन है कि कोई भी पद होगा, मंत्री बन जाना, प्रधानमंत्री बन जाना, और मुख्यमंत्री तो खैर आपने बड़ा बंधन। अंग्रेजी में क्या ब्लास्फेमस है ना, भैया ये न किया करो। इस देश में गांधी परिवार मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं है। क्या विजय जी, मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए, क्योंकि आप बड़े वरिष्ठ लोग हैं तो नहीं, ये खबर प्रदीप जी देखे गए थे ना उस दिन कि राहुल गांधी से कहा गया था कि यूपी के मुख्यमंत्री बन जाओ, मतलब उसके उम्मीदवार बने। उम्मीदवार बन नहीं, जाओ तो ये यूपी तो मैं के। जिसने सवाल ये सजेशन दिया उसी पर आपत्ति कर रहा हूँ कि मतलब वो उस चरित्र को, उस व्यक्तित्व को ही नहीं पहचान रहा जिन्होंने ये सजेशन दिया, जिनको प्रधानमंत्री सर एक बार बनने लायक डिफाइन नहीं। कीजिए हमारे लिए गांधी परिवार की साइकी क्या है। साइकी कोई नहीं है, राजा की तरह से रहे हैं, एक पार्टी के लीडर, ऑनरशिप है, एंटाइटलमेंट है, जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं ना, एंटाइटलमेंट की प्रॉब्लम, बाकी कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। राहुल जी कोशिश भी कर रहे हैं, लड़ाई भी लड़ रहे हैं। एंटाइटलमेंट किस चीज की? एंटाइटलमेंट की आपको मानना चाहिए कि हम हैं, हम ही खुदा हैं, राजा हैं। राजा हम हैं। तो ये जो एंटाइटलमेंट है, और ये पार्टी में नहीं, क्योंकि पार्टी में तो सब लोग मान ही रहे, चाहे मन से मान रहे हो चाहे नहीं मान रहे हो। हाँ, उनकी पार्टी में तो हाँ, लेकिन सब लोगों को मानना चाहिए कि भाई वो हैं। ये बात एक मन में कभी कभी परेशान करती है, और होता है। अब आप और हम नहीं समझ सकते इस बात को, क्योंकि हमारे पास ये एंटाइटलमेंट नहीं है। लेकिन मैं दूसरी बात करता हूँ, एक गंभीर बात। जैसे यूपी, अभी क्यों हमने बात की कि राहुल गांधी ने क्यों का उस टाइम पर पद नहीं लिया। अरे भाई उस टाइम तो सोनिया जी सुप्रीमो थी, बिल्कुल। और वो उस समय मैं अगर आप राहुल गांधी हैं तो उस समय आप क्या सोचते होंगे? माय मदर इज बिगर देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बिल्कुल। भाई उस वक्त तो प्रधानमंत्री का पद भी छोटा था, बिल्कुल। आप तो प्रधानमंत्री से भी बड़े थे। नहीं, उन्होंने बीच में कहा ना, उन्होंने कहा कि मैंने देखा है ना, मैं तो प्रधानमंत्रियों के घर में हूं, मैं रहा हूँ, मैं वहां भी मैं जाता तो था। इंसाइडर कहा कि सिस्टम कैसे चलता है, सिस्टम कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। मैनिपुलेट। अब मैं सिर्फ और आप जो सोनिया जी का सोचने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या फील करते नहीं, आप होंगे। भाई, सोनिया मैं जी का मतलब- जिक्र, आप जो सोनिया जी का जिक्र कर रहे हैं वो तो अलग बात है। ये जो शांतनु ने जिस बात का जिक्र मजाक में कर दिया कि बिल फाड़ दिया, वो जो बिल है, ऑर्डिनेंस है, जिसको फाड़ देना, मुझे बता दो हिंदुस्तान के इतिहास में 75 साल में किसी ने कभी ये हिम्मत दिखाई है? वो भी अपनी और पार्टी में। अपनी पार्टी के अपने ही सरकार का। प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से मैं और कोई पूछता हूं, शोकॉज नहीं, अगर कोई राहुल शोकॉज गांधी, नहीं पार्टी की तरफ से, तुमने क्यों किया? अगर राहुल गांधी नहीं होते, कोई और होता, क्या तो रहा हूं। तो क्या होता? क्या होता? सस्पेंड ठीक होता। बात है। पहले तो पार्टी सस्पेंड होता, सस्पेंड पार्टी करती। में रहता कि नहीं रहता, पहले तो मैं समझता हूँ कि इतनी हिम्मत ही वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये जो एंटाइटलमेंट, और यहाँ पर तो सरकार ने अपना वो वापस ले लिया, हाँ। ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। ऑर्डिनेंस वापस ले लिया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, ऑर्डिनेंस वापस लेना सरकार का फैसला, लेकिन अपनी सरकार के ऑर्डिनेंस को सार्वजनिक तौर पर रिजेक्ट करना, खारिज करना, बिल्कुल। वो एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लड़ाई है उनको गंभीर तरीके से लड़नी चाहिए। ईवीएम की भी बात हो रही है, अभी 24 तारीख से सेशन शुरू हो जाएगा, 26 से फॉर्मली सेशन शुरू हो जाएगा, 27 जून से वोट ऑफ थैंक्स भी होगा सरकार जब, तो उस पर पूरी बहस करें ना। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जब आप काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप भरोसा कर रहे हैं, और अब तो मैं कह रहा हूं पिछले 40 साल में सबसे ताकतवर विपक्ष आया है। सबसे ताकतवर विपक्ष, तो ठीक बात है। आपको उस ताकतवर 40 साल में? हाँ, करीब करीब कोई नहीं है ना। आप सोचिए 77 के बाद से कभी कोई विपक्ष इतना ये मजबूत नहीं अलायंस है। के तौर पर नहीं, Alliance अलायंस और पार्ट में People कोई भी Alliance विपक्ष तो इतना मजबूत उतना रहा ही नहीं, 230 एक- पर। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ अलायंस के तौर पर, क्योंकि एक के तौर पर तो सबसे बड़ा विपक्ष कांग्रेस अभी भी 99 है। नहीं, जब मतलब जो अटल इंडिया जी गठबंधन, हारे थे, इंडिया तो गठबंधन 137 सीटें। की, इंडिया गठबंधन की बात मैं कर रहा हूँ कि हाँ, ठीक है, वही, वो Alliance एक मजबूत है ना। Alliance आज विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो हाँ भाई, 230 ये लोग हैं। 293 तो वो 230 पे हाँ, थे, तो 230 में। 34 है, तो 234 लोगों को अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए यदि आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भरोसा करते हैं। आज इस पर चर्चा करने राहुल की गांधी जरूरत नहीं। एलओपी बनेंगे, हमने यहाँ खूब चर्चा की उस बारे में, आपको क्या लगता है? ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में खड़गे साहब ने कहा कि राहुल जी तय करेंगे, और आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं जो देखिए, पार्टी का आप ये अध्यक्ष बात- नहीं इस बता। बात को सोचिए, आप भी ऐसे सवाल कई बार नहीं, करते हैं जो पार्टी विजय अध्यक्ष जी, जिसका विजय जवाब जी, नहीं दे सकता, इस उसका बात को जवाब सोचिए। नहीं देखिए, प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली, सारे मंत्रियों ने शपथ ले ली, सबने अपने कार्यभार में कार्यभार ले लिया, 4 मुख्यमंत्रियों ने शपथ ले ली, प्रधानमंत्री G7 यहाँ आरती चल रही है, आप एलओपी बन जाओ, आप एलओपी बन जाओ। मतलब आप देखिए डिसीजन मेकिंग कितनी तरह से हो सकती है एलओपी बनने के लिए। मैं तो उस दिन भी आपत्ति की थी, शायद आपको याद हो, जब रायबरेली किस से उनको बात के चुनाव अंदर है लड़ने की भाई? चर्चा हो रही कौन थी, सा ऐसा तो मैंने कहा ये भी फुटना है? अपने आप में एंटाइटलमेंट वाली बात है
कि मतलब पार्टी तय नहीं करेगी, आप तय करेंगे कि आपको राय। अब प्रेसिडेंट बोल रहा है कि वहाँ वो लोग तय करेंगे। 40 साल से देख रहा हूँ लोग टिकट के लिए कितनी मारामारी करते हैं, कितनी कोशिशें करते हैं, और आपको खुद को तय करना है कि मैं इस टिकट पर यहां से लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा। तो ये जो सब चीजें मैं कह रहा हूं कि अब ये सबसे बड़ा मौका है। और जैसे आप वेस्टमिनिस्टर सिस्टम को अगर समझते हो, क्योंकि हमने जो संविधान है वो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम से लिया है, इंग्लैंड से लिया है, ग्रेट ब्रिटेन से लिया है, तो उसमें एक व्यवस्था होती है कि जो विपक्ष का नेता है उसे हम स्यूडो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखते हैं, और विपक्ष में एक स्यूडो कैबिनेट भी चलती है, ठीक है। तो राहुल शैडो कैबिनेट जिसे आप कहते हैं, तो वो शैडो कैबिनेट के लिए राहुल जी के पास ये बड़ा मौका है कि ये 5 साल वो विपक्ष के नेता के तौर पर, एलओपी के तौर पर काम करें, तो एक अपने आप में इमेज बनेगी और डेमोक्रेटिक सिस्टम में भरोसा करके आगे यही तो गड़बड़ हो गई ना। आप जो कह रहे हैं अब आप फिर से आप यही मतलब आप लोग ये बात करेंगे, अब कितनी पीड़ा आपने पहुंचाई, यही गड़बड़ चाहता हूं। उन्होंने असली प्राइम मिनिस्टर, असली कैबिनेट सब बनाई थी, टीवी चैनलों पर डिस्कस भी हो गया। अब आप कह रहे हैं शैडो बना लो, तो भाई ओरिजिनल से शैडो जाएंगे तो धक्का लगेगा ना। राजीव धक्का लगेगा तो आदमी क्या कहे। राजीव जी जरूरत है, सोनिया जी आरोपी रहेंगे, उनसे आज जरा 2014 याद करते हैं। 2014 के इलेक्शन याद कीजिए। 13 में अनाउंस हो गया था कि नरेंद्र मोदी चुनाव सितंबर 2013 कि हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, और उसके बाद चुनाव जीत गए, वो जबरदस्त चुनाव जीत गए। तो जाहिर है उस वक्त तो बहुत झटका लगा था विपक्ष, अचानक ये क्या हो गया 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद। उस टाइम क्या लगता होगा, मतलब यहाँ की जो लॉबी है, मतलब राहुल गांधी और वगैरह, मतलब जिसको आप लोग लुटियंस बोलते हैं, वहाँ के लोगों को क्या लगा कि अच्छा ये गुजराती आया है, 5 साल कुछ करेगा, टीम टाम करेगा, फिर चला जाएगा, यहाँ के तो हम ही हैं, ये फीलिंग रही होगी ना। उनको तो अब वो रुक गया 15 साल के लिए। उनको ये भी नहीं लगा था, उनको तो लगा था कि ये आ भी गया ना तो चल नहीं पाएगा। अच्छा, वो उस वक्त कोई राजनाथ सिंह के विद्रोह को बता रहा था, कोई नितिन गडकरी के मन की महत्वाकांक्षा। D4 का जिक्र, D4 तो खैर खत्म हो गया। D4 तो मोदी जी के दिल्ली 4 जिसको है अरुण जी, सुषमा जी, बीजेपी के 4 D4 वाले लोग वो गुजरात के आने वाले आदमी को तो रुकने नहीं देंगे, टिकने नहीं देंगे। ये बीजेपी के अपने ऐसा बना दिए थे जो दिल्ली का जो कब्जा, जो आडवाणी जी के लोग थे एक तरह से, आडवाणी D4 उन्हीं के लिए कहा जाता था। लेकिन यहां तो इस तरह की बातें करते थे, उनको लगता था 282 ही तो आया है, टूट जाएंगे कुछ लोग, मतलब क्या क्या कल्पनाएं थी। और उसके बाद 20 साल से कोई किसी को मेजॉरिटी नहीं है। हाँ। और वहां वो ये भी कहते थे कि नरेंद्र मोदी, गुजरात छोटा सा राज्य है, चलो चला लिया भाई, देश कैसे चलाओगे, तुम्हारे पास तो लोग ही नहीं है, फॉरेन पॉलिसी कैसे चलाओगे, फॉरेन पॉलिसी तो तुमको पता ही नहीं है, अमेरिका तो तुमको वीजा नहीं देता है, मुस्लिम कंट्री तो तुम्हारी पार्टी हिंदू पार्टी हो, साथ में नहीं आएगी। पता चला सब उलट हो गया। जो आज तक राजनय में कोई नेता नहीं कर पाया होगा, नेहरू जी भी नहीं कर पाए होंगे, वो सब करके दिखा दिया 14 से 19 में। फिर ब्लास्ट पे भी की उन्होंने। अच्छा, मतलब ये सारा अधिकार सिर्फ आप ही को, वही है ना, सत्य वही है। नेहरू जी के बारे में कैसे बोल सकते हैं? उनके बारे में तो अच्छा कहा मैंने, वो तो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तो जो किया, लेकिन अब उसके बाद तीसरी बार कौन बन गया? मोदी जी बन गए। अब नाम लिया जाएगा नेहरू जी का तो मोदी जी अपने आप आएंगे। अब इसको समझिए ना, अपने आप आएंगे। और चूंकि आप उसी तरफ जा रहे हैं तो फिर ले चलते हैं वहां। दिल्ली में कुछ बचेगा जो हमने किया था, या सब मोदी जी ही करेंगे? असली समस्या वहां है। मेरे ख्याल से तो अंग्रेजों के बाद अगर किसी ने इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन न्यू दिल्ली में करा हो, वो नरेंद्र मोदी है। उसमें पार्लियामेंट हो, उसमें नॉर्थ ब्लॉक स्लाउबॉथ के नए हो, उसमें जो प्रगति मैदान नया बना हो, उसमें आपने नेहरू मेमोरियल को प्रधानमंत्री म्यूजियम बना दिया, उसमें अंबेडकर का आपने इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल बना दिया, तो बचेगा क्या? हमारे नाम का बचेगा क्या? वो दिल्ली तो सब मोदी की हो जाएगी, हर चीज पे मोदी का नाम, हर मोदी का पत्थर रहा है। मुझे तो लग रहा है ये 5 साल बीतते बीतते जो ये सांसदों के आवास हैं, इस पे भी काम चल रहा है। टूट के अच्छे वाले बन जाएंगे, नए वाले वो बन जाएंगे। मंत्रालय बन गए कि नहीं बन गए? मंत्रालय काफी सारे वो बन ही गए हैं। इसी के बाद टूटना शुरू होगा। ये आईजीएनसी वाले पे बन गया है, वो शिफ्ट हो जाए फिर शास्त्री भवन टूटेगा। इस बीच झंडे वाला में संघ का भी बहुत बड़ा कार्यालय बन के आने वाला, भाजपा का एक बड़ा कार्यालय। सर, हाउ विल यू डिफाइन इन दोनों खेमों के रिश्ते? मतलब इस वक्त, मतलब बीजेपी की टॉप लीडरशिप, मोदी जी, अमित शाह, एंड इधर गांधी फैमिली, क्या है? मेरे मन में तो एक शब्द आ रहा है, वैसे तो नहीं, आम भाषा में हम लोग बोल देते हैं, अब तो हम खैर बोल ही रहे हैं, खुन्नस जैसा कुछ दिखाई देता है सर। खुन्नस है, ये सही शब्द है, सही है। इसको तो डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सब जानते हैं। खुन्नस है ना ये, खुन्नस है, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से है। और दोनों में कि से जिसको जब मौका मिलेगा ये वो उसको उसी तरह से यूज कर राइट कर देगा, राइट कर देगा। और मेरे ख्याल से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में या डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये सबसे खतरनाक चीज है। मैं ऐसा समझता हूँ, मतलब आप मुझे माफ और ये करें। शुरुआत कब से हुई? जब से मोदी जी को इन्होंने कमेटी के सामने बैठाया था। हाँ, तब से
तब से तो उसकी शुरुआत तो कांग्रेस ने करी ना। जी 9-10 घंटे की पूछताछ सिटिंग चीफ मिनिस्टर से। सिटिंग चीफ मिनिस्टर गुजरात राइट्स के मामले। और उसके बाद वो भी हुआ जो क्या नाम, अमित शाह साहब के साथ अमित शाह साहब को जो इन्होंने जो जेल में किया, डाला, वो सब भी तड़ी पार कराया, तड़ी पार किया। तड़ी पार लेकिन कराया एकदम। मैं समझता तो हूँ ये बात अभी जो एक चीज हुई अमेरिका है का वीजा नहीं लेने कि दिया। आपने प्रहलाद जोशी की बजाय किरण रिजिजू साहब को जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर बनाया है, मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा कदम हो सकता है कि उस खुन्नस में कुछ कमी की जाए। लेकिन क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद प्रहलाद जोशी जी के वक्त रहते हुए पार्लियामेंट्री अफेयर्स में जो एक बैक ट्रैक चैनल चलता है वो शायद उस तरह से काम नहीं कर पाया। मतलब जो खुन्नस कम होनी चाहिए थी वो खुन्नस कम नहीं। आपने पिछला सेशन देखा होगा जो 17वीं लोकसभा वॉश आउट रहा। तो हो सकता है कि उस पर कुछ काम किया जाए। एक सॉफ्ट पर्सनालिटी है, वो मिलने जुलने वाले लोग भी हैं उस तरह से। तो मुझे लगता है कि उसका एक फायदा कुछ हो, लेकिन जरूरी नहीं है। अभी तो सबसे इंपॉर्टेंट है एलओपी का बनना। एलओपी का बनना, यदि राहुल गांधी जी एलओपी बनते तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भूल अगर वो जाइए, अभी एलओपी आपकी बन खुन्नस गए, में कमी हाँ, आएगी, तो फिर वो मैं भूल कह रहा जाइए हूं, उस अगर चीज वो को। एलओपी बन गए तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ राहुल बेहतर हो गांधी पाएगा। एलओपी बने, ये उनके लिए शुभ होगा, ये उनके लिए शुभ होगा। उनकी पार्टी के लिए शुभ राजनीति के होगा। लिए नहीं, सबके लिए शुभ। नहीं सर, मेरा तो मानना यह है कि मतलब लेकिन फिर वो पार्लियामेंट चलना नरक मच जाएगा, नरक मच जाएगा, प्रतिदिन होगा, प्रतिदिन रोज होगा और पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन कितना होगा? लोकतंत्र जनता में, उब जाएगी उससे। लोकतंत्र में विपक्ष का नेता, सत्ता पक्ष का नेता, और मोहन जी की भाषा में कहें तो सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष कितना करेंगे आप? मुद्दों पर आपको बात करनी पड़ेगी, मुद्दों पर आपको बयान देना पड़ेगा। अब आप उसमें हर मुद्दे पे क्या यही बोल के निकल जाएंगे कि अडानी जी को सब बेच दिया? भाई वहां तो आपको बताना पड़ेगा ना, ये इशू है, ये 5 बिल आए, बनने के बाद आपको इन ये तय 5 करना बिलों का पड़ेगा कि amendment अगर क्या आप होगा? अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो प्रधानमंत्री के भाषण से पहले वॉकआउट ना करें। मौका उठा करे। ये एक डेमोक्रेटिक आपको सिस्टम रहना की पड़ेगा। परंपरा की बात कर रहा हूं मैं। वो तो कह रहा, मुझे वो नहीं दिखाई देता उनमें, मुझे वो धैर्य नहीं दिखाई दे रहा उनमें। नहीं, हो सकता है इस जब ये बने लेकिन तो अगर नहीं धैर्य भी है, सीखेंगे, तो कम से कम पेशेंस धैर्य से- बनेगा। धैर्य बनेगा, वही मैं कह रहा हूं कि और धैर्य अगर नहीं बनेगा। बन पाएगा तो फिर सचमुच राहुल गांधी को राजनीति में रहना नहीं चाहिए। लेकिन कब मैं तक समझता ये हूं, चलता सत्ता रहेगा? पक्ष अरे अभी को- अभी तो उन्होंने यार अपने सीटें डबल की हैं और आप कह रहे हो उनको तो राजनीति में फिर नहीं पद देना लीजिए ना उसका। नहीं, डबल वाला तो फिर वही हो गया कि भाई जैसे हम लोग मार्केट की भाषा में बात करते हैं ना कि बेस लाइन बहुत डाउन थी तो उससे ऊपर जाएगा ही। नहीं, ठीक है, और कुछ भी हो, 99 सीटें, नहीं, 100 हम- सीटें, नहीं, अच्छा अच्छा लेकिन- ही कह लेकिन रहे मैं हैं, कह अच्छा रहा हूं कि नंबर है। इसमें एक लाइन और जोड़ दूं कि सत्ता पक्ष को भी इसमें थोड़ा सा नरम व्यवहार करना चाहिए। और मोहन जी ने मतलब जो बात दोनों कही तरफ ना, से कुछ प्रयास हो। सरसंघ चालक ने जो बात कही कि प्रतिपक्ष समझे दुश्मन नहीं समझे, यदि ये लाइन भी सत्ता पक्ष भी समझे, आप राहुल जी पर ही मत बोलिए, सत्ता पक्ष भी अगर इस मैं बात तो को कह समझता रहा हूं, है सत्ता पक्ष तो भी। शायद वो खुन्नस कम होगी। ये दोनों तरफ की है, बराबर की आग लगी हुई है, नहीं, थोड़ा सा समझे? बराबर वाले और उसमें सत्ता को नहीं समझिए, लोग सर है तो देखिए, जो भी हुआ, अब सदन चलाना सत्ता की, सरकार की नेशनल जिम्मेदारी। मामले में आपने सोनिया गांधी राहुल गांधी से पूछताछ कर ली ना, करवा दी, हो गया, वो भी हो गया। मतलब पी चिदम्बरम को जेल में डलवा दिया, जो उस वक्त होम मिनिस्टर लेकिन हुआ मैं करते क्या थे, कह रहा हूं, गुजरात वाले टाइम वो उसी का हिसाब वो भी आपने कर लिया भाई। अब बराबर हो गया, बड़ी स्कोर सीधी सी लेवल। बात है, आप पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए लेकिन करप्शन पे तो सरकार को नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं नहीं अजीत कह रहा पवार को तो corruption छोड़ पे देते ना आप, अगर- छगन भुजबल हाँ, को तो उनको भी छोड़ नहीं देते छोड़ना, ना, उनको भी नहीं छोड़ना तो फिर चाहिए। दोनों तरफ रहिए सर। अगर corruption छगन भुजबल पे- अजीत पवार को ले लेते हैं, नहीं अजीत छोड़ना पवार का तो चाहिए। सारा उसका पैसा खामियाजा वापस भुगता दिलवा ना दिया उन्होंने। ना। उनका खामियाजा भुगता ना उन्होंने महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो भले कोई कुछ कहे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो वही है कि मुझे आप लगता रोज है कि- कहेंगे और अजीत पवार आपके बगल में दिखेंगे तो कैसे कोई मुझे स्वीकार लगता है करेगा? मोहन जी की बात दोनों लोगों को सुन लें तो मेरे ख्याल से हम लोग राहुल ज्यादा गांधी बेहतर। मोहन जी की बात सुने, आप भी कैसी बात कर रहे हैं सर? अरे कोई अच्छी बात वो ही तो तो कह कह रहे रहे, हैं अच्छी कि- बात करने में कोई ऐसी बात तो नहीं वो है। तो करेंगे हर जगह एरोगेंस संगीत की बात घुसे हुए उन्होंने हैं। सबके लिए ही कही है। अच्छा, लेकिन चूंकि आप गांधी परिवार पे पूछ रहे थे तो पता नहीं अब और कितने लोग हैं जो दर्शक भी सुन रहे हैं, क्योंकि अब सबके सिलेबस बदल गए, सब सीबीएसई आईसीएसई वाले ज़्यादा हो गए। लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की पुस्तक में यशपाल जी की लिखी एक कहानी पर्दा होती थी। पर्दा एक बड़े जमींदार परिवार उनके घर में थे और वो पठान से उन्होंने कर्ज ले लिया था। वो आता था बार बार, वो ठोंक के उसी पे मारता था पर्दे पे। पर्दा हमेशा बड़ा शानदार रहता था, बहुत शानदार रहता था। हर बार वो आता था और कहता था कि वो कर्जा जो है उसका पैसा वापस करो, सूद वापस करो। वो मांगते मांगते थक गया और एक दिन उसने जरा जोर से पर्दे में मार दिया, पर्दा ढह गया। पर्दा गिर गया। उस जमींदार से दिखने वाले परिवार के पुरुष महिलाओं के तन पर ढंग के कपड़े नहीं थे। पठान ने आंख नीचे की, लौट गया।
समझ रहा हूँ मैं आप कहाँ जा रहे हैं। अब पर्दा लगा रहने दीजिए। एलओपी बनने से वो पर्दा, ये कह रहे हैं कि नहीं, नहीं, एलओपी मैं बन गए, कहानी एलओपी सुना रहा बन हूँ, गए। बहुत मैं नहीं अच्छा, समझ वो पर्दा पाया भी क्या चला कहानी है। कह रहे हैं। और किसी भी कहानी कह रहे हैं सर, हालत अंदर से बहुत खराब है। अच्छा, मैं समझा नहीं था। बाहर से ठसक क्योंकि बाकी है, लेकिन जब आप अंदर अब बचा नहीं कुछ। लंबे समय तक कुछ रहता है ना, तो पर्दा हमेशा बड़ा बढ़िया होता है। तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, अंदर की चीजें दुरुस्त करनी चाहिए, और विजय जी की भाषा में कहें तो ये सबके लिए। नहीं, नरेंद्र बीती बात मोदी बिसारी है। अगर मैं कह रहा हूँ कि इस सेशन नई पार्लियामेंट में बीती बात बिसारी करके दोनों लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। लगता ये है आपको डेमोक्रेसी होगा? लगता नहीं है होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ऐसी प्रार्थना करता हूँ, आप क्या आपको समझे। फिर भी कोई शेर याद आ रहा है, कोई राह कविता, कोई राह निकलनी चाहिए? नहीं, ये तो यही वाला है, बीतीता ही बिसारी है, आगे की सुध ले वाली हाँ, बात। तो ये तो अच्छा है। चलिए, ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए। देखिए व्यूअर्स, नरेंद्र मोदी 10 साल देश के प्रधानमंत्री रह लिए। कुछ भी हो, किसी को पसंद आए या ना आए, किसी की इच्छा कुछ और रही, वो अगले और 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। विपक्ष को ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी, राहुल गांधी को ये बात माननी पड़ेगी। राहुल गांधी अपना फर्ज निभाएं, लेकिन ये हर बात पर छोटी छोटी चीज़ों को बहाना उठा करके देश में कैसे इलेक्शन हुआ, कैसे चुनाव हुआ, जनता ने किसी को कहीं कुर्सी पर बैठाया है, उस पर शक, उस पर संदेह, ये अब करना बंद करो, नहीं तो जनता ही फिर आपको इसका जवाब देगी, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया विजय जी, आज आए हमारे प्रोग्राम में। हर्षवर्धन जी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। शांतनु को बहुत शुक्रिया।